आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, जहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशन में कैसे प्रोजेक्शन फॉर्मूले से रिप्रेजेंटेशन होता है हमने आपको फ्लाइंग वेज, सॉहॉर्स, न्यूमैन ये एग्जाम्पल्स के साथ बताया। आज के लेक्चर में स्टीरियो आइसोमरिज्म के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम आपको बताएंगे, इसका कैटेगराइजेशन बताएंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर कुछ बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक बड़ा टॉपिक है, इसको हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग फ्यूज सिस्टम, ब्रिजहेड पोजीशन पर कैसे सिस्ट्रांस होता है। इस पार्ट में अल्कीन्स में, रिंग सिस्टम में और अलीन्स में बहुत इंपॉर्टेंटली ये 3 चीज डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के एक एक बेसिक डिटेल को पढ़ेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स देखिए, स्टीरियो आइसोमरिज्म में होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। शोइंग डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस ऑन द सेम स्ट्रक्चर। बच्चों देखिए, स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, जैसे वहां पर जो आइसोमर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। देखिए बच्चों, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का क्या मतलब होता है, जैसे जो एटम जिनसे जुड़ा है उन्हीं से जुड़ा रहेगा सारे आइसोमर्स में, जुड़ाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो जिससे जुड़ा है उसी से जुड़ा रहेगा और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब यहां पर क्या अंतर होता है आइसोमर्स में, स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, जो एटम्स का रख रखाव है 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो एक दूसरों की तुलना में जो रिलेटिव पोजीशनिंग है वो डिफरेंट होती है। तो सेम स्ट्रक्चर में एटम्स का जो रिलेटिव पोजीशनिंग है स्पेस में वो थोड़ी डिफरेंट होती है और उससे जो आइसोमरिज्म होता है उसको स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं। इसको कुछ बेसिक उदाहरण से हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर ये देखिए उदाहरण दिया है। आप ये जो सीधी रेखा काली रंग की देख रहे हैं, ये जो काले रंग का एक ढांचा है इसको आप स्ट्रक्चर बोलिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ए बी सी डी लेफ्ट में है और स्मॉल ए बी सी डी राइट में है। अब इसका जो एक स्टीरियो आइसोमर है वो 2 है। यहां पर देखें कि इस पोजीशन से कैपिटल ए और स्मॉल ए जुड़ा था, यहां पर भी वही जुड़े हैं। इस पोजीशन से कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो देखिए इसी पोजीशन से कैपिटल बी और स्मॉल बी जुड़े हैं, लेकिन रिलेटिव पोजीशनिंग चेंज हो गई। स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं, जुड़ाव इसी वाले से बी और बी का है और इसी वाले से स्मॉल बी और कैपिटल बी का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन पहले कैपिटल ए और कैपिटल बी सेम साइड में थे, अब कैपिटल ए और कैपिटल बी ऑपोजिट साइड हो गए। बाकी यहां पर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, सब एज इट इज, लेकिन आखिर कुछ तो परिवर्तन हो गया ना। तो 1 और 2 में क्या परिवर्तन हुआ, एटम्स का जो रख रखाव था, रिलेटिव पोजीशनिंग थी, उसमें अंतर है। जुड़ाव में कोई अंतर नहीं है, जो जिससे जुड़ा था उन्हीं से जुड़ा है। तो स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं है, उनके रख रखाव में, स्पेशल अरेंजमेंट में एक डिफरेंस है। इसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म और ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। और भी इसके बहुत से स्टीरियो आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, स्ट्रक्चर को सेम रखते हुए और रिलेटिव पोजीशंस को चेंज करते हुए। अब जैसे इसका एक और अगर आपको बनाना है तो आपने क्या, ऐसे ले लिया, ऐसे आपने 4 रेखाएं खींच ली, देखिए हमने खींच ली इस प्रकार से। अब देखिए हमने ए बी कैपिटल सी को ऐसे रखा, स्मॉल डी को हमने इधर कर दिया, ये देखिए। अब देखिए ये दूसरा आ गया, ये तीसरा वाला इसका बन गया। इसी प्रकार आप एक से ज्यादा को परिवर्तित कर सकते थे, तो आप ऐसे कर करके डिफरेंट आप जो उनका रिलेटिव पोजीशनिंग है इसको चेंज करते रहिए विद द सेम स्ट्रक्चर। तो उनको एक दूसरे के क्या बोलेंगे, स्टीरियो
आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो हमने एक बहुत ही कॉमन लाइफ का एक एग्जांपल उठा के आपको समझाया। अब चलिए कुछ और टेक्निकल बातें करते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म बच्चों दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल, एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशनल क्या है, कॉन्फॉर्मेशनल क्या है, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो पहले कॉन्फ़िगरेशनल से स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर सेम स्ट्रक्चर रहेगा, वो तो रहना ही है। स्टीरियो आइसोमरिज्म की खास बात है स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं। तो होता क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल जैसे दो लोग एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं, तो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो होंगे ही, स्ट्रक्चर सेम तो होगा ही। तो परिवर्तन क्या है, आप एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना आवश्यक हो। बिना कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़े आप एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में परिवर्तित नहीं कर सकते। और जब भी ऐसी कोई बाउंडेशन हो तो उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में स्ट्रक्चर सेम होता है, रिलेटिव पोजीशनिंग डिफरेंट होती है 3 डायमेंशनल स्पेस में, और एक आइसोमर से दूसरे में अगर जाना है तो आपको पहले बॉन्ड तोड़ना होगा, उनकी रिलेटिव पोजीशनिंग चेंज करनी होगी और फिर से बॉन्ड बनाना होगा। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को बिना तोड़े एक स्ट्रक्चर से दूसरे में नहीं परिवर्तित हो सकते, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में नहीं परिवर्तित हो सकते। ऐसे को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म में बच्चों हम लोगों को मुख्यतः दो प्रकार की कैटेगरीज पढ़नी होती है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। बच्चों ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करते हैं। और कौन सा पार्टिकुलर, कॉन्फ़िगरेशनल, माने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो चाहे ऑप्टिकल आइसोमर्स हो, एक से दूसरे में यदि आपको जाना है तो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना आवश्यक है। अब बच्चों आखिर इनमें अंतर क्या है, बच्चों क्या होता है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जिनका लाइट के प्रति एक व्यवहार हो, अगर हमने एक प्लेन पोलराइज लाइट उनसे पास कराई, प्लेन पोलराइज लाइट एक खास किस्म की लाइट होती है, हम आपको समझाएंगे जब हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बताएंगे, और वो लाइट को यदि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हो, यानी लाइट के प्रति एक व्यवहार हो, ऐसे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स के कैटेगरी में रखते हैं। और जो ज्योमेट्रिकल होते हैं वहां पर आमतौर पर वो लाइट के प्रति व्यवहार नहीं रखते, लेकिन फिर भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म वो शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमने लाइट के आधार पर इनको दो कैटेगरीज में बांट लिया, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब बच्चों यहां पर एक बात और आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, जैसे ज्योमेट्रिकल की जब हम लोग बच्चों बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, कुछ ज्योमेट्री होती है। वो ज्योमेट्री डबल बॉन्ड हो सकती है, वो ज्योमेट्री रिंग हो सकती है, कोई बंधन हो सकता है, कोई हिंड्रेंस हो सकता है। कहने का मतलब कि ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से होगी कि हम लोगों को अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट्स मिलेंगे। मेरी इस बात को समझने के लिए आपको कुछ उदाहरण देखने होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सबसे पहला हम केस लेते हैं सिस और ट्रांस का। यहां पर हमने अल्कीन सिस्टम में सिस और ट्रांस को समझाया, तो इस सिस ट्रांस सिस्टम को हम पहले अल्कीन में आपको समझाएंगे, फिर हम आपको रिंग सिस्टम में समझाएंगे और फिर अलीन्स में समझाएंगे, जो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों सिस ट्रांस में यहां डबल बॉन्ड से आप देखिए सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को शो करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन हैं इनमें एटलीस्ट एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर तो दो ग्रुप कॉमन है, मिथाइल भी कॉमन है, हाइड्रोजन भी कॉमन है, एटलीस्ट एक कॉमन होना चाहिए तभी सिस ट्रांस होता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं जब दोनों सेम ग्रुप मिथाइल एक ही साइड हों, जो कॉमन ग्रुप हैं वो अगर एक ही साइड हो, चाहे आप यहां मिथाइल ले ले चाहे हाइड्रोजन ले ले, एक ही साइड हो तो उसको सिस बोलते हैं। और जो कॉमन ग्रुप हैं अगर वो ऑपोजिट साइड हो तो बच्चों उसको ट्रांस बोलते हैं। तो ये तो बहुत सरल था। अब चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए, यहां पर आप देखिए
सिस ट्रांस है क्योंकि एटलीस्ट यहां पर एक ग्रुप कॉमन में है। अब देखिए मिथाइल इधर है इधर नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन देखिए कॉमन हो गया, तो एटलीस्ट एक ग्रुप जरूर कॉमन होना चाहिए दोनों कार्बन पे। और ये जो कॉमन ग्रुप अगर सेम साइड है तो आप इसको सिस बोलेंगे, और यदि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है तो यहां पर इसको ट्रांस बोलेंगे। और बच्चों आपको बता दें कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कैटेगरी में क्यों आते हैं, क्योंकि आप देखिए स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम कैसे, इस कार्बन से मिथाइल हाइड्रोजन जुड़ा है और इस कार्बन से इथाइल हाइड्रोजन, यहां भी देखिए इसी कार्बन से मिथाइल हाइड्रोजन जुड़ा है और इस कार्बन से इथाइल और हाइड्रोजन जुड़े, मतलब जुड़ाव सेम है लेकिन रखरखाव अलग है। एक में दो हाइड्रोजन सेम साइड है डबल बॉन्ड के और दूसरे में ऑपोजिट साइड है। अगली चीज जो हमने आपको बताई थी कि जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं उनमें एक से दूसरे में जाने में आपको कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना जरूरी होता है। तो अगर आपको बच्चों सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो आम कंडीशंस में ये नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा। आपको इस कन्वर्जन के लिए कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना होगा। क्या करना होगा, आपको ये जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करने के बाद आपको इस ग्रुप को रोटेट करना होगा इस प्रकार से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे आप करना चाहें, इसको रोटेट करना होगा किससे, 180 डिग्री से। तब देखिए हाइड्रोजन ये ऊपर चला जाएगा, इथाइल नीचे आ जाएगा और आप ट्रांस वाले में परिवर्तित हो जाएंगे और फिर उस बॉन्ड को बना दीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक ज्योमेट्री का कंस्ट्रेंट था। ज्योमेट्री क्या थी, वो पाई बॉन्ड ने ज्योमेट्री को फिक्स कर दिया था। कौन सी ज्योमेट्री, दो हाइड्रोजन सेम साइड या दो हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड। तो ये जो ज्योमेट्री को आप किसी माध्यम से फिक्स कर देते हैं तो अलग अलग दो प्रकार के आपको कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। अब बच्चों इसका अगला उदाहरण हम रिंग सिस्टम में आपको समझाएंगे। देखिए बच्चों जैसे डबल बॉन्ड होता है वैसे आप ये जो रिंग देख रहे हैं ना, ये जो रिंग्स होती है ये भी किसका काम करती है, ये डबल बॉन्ड का काम करती है। कहने का मतलब ये रोटेशन को फ्रीज कर देती है और ग्रुप्स को ज्योमेट्रिकली फिक्स कर देती है। मतलब वो घूम के ऐसा नहीं है कि दो हाइड्रोजन एक तरफ है फिर रूम टेम्परेचर पे ऑपोजिट चले जाएगा, नहीं। चाहे रिंग हो चाहे डबल बॉन्ड हो, वो ज्योमेट्रीज को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमको डिफरेंट टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन से मिलना शुरू हो जाती है। तो यहां पर देखिए ये इसको डबल बॉन्ड मानते हुए अब आप इन दोनों कार्बन की चर्चा करें तो आप देखिए यहां पर हमने वेज डैश का भी इस्तेमाल किया जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। तो ये देखिए डैश है, डैश का मतलब प्लेन के अंदर जाना, और ये देखिए वेज है, ये वेज है, ये प्लेन के बाहर आ रहा है, और ये क्या है, डैश है जो प्लेन के अंदर। तो देखिए हाइड्रोजन भी प्लेन के अंदर जा रहा है, ये हाइड्रोजन ही प्लेन के अंदर, ये सीएल प्लेन के बाहर, ये सीएल सेम प्लेन के बाहर। तो कहने का मतलब जो कॉमन ग्रुप्स हैं, चाहे हाइड्रोजन ले लें चाहे सीएल ले लें, वो एक ही साइड है, या तो दोनों अंदर है कॉमन ग्रुप या तो बाहर है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। इसी प्रकार बच्चों ट्रांस का आप देख सकते हैं, ये रिंग को आप डबल बॉन्ड मान लें और ये हाइड्रोजन देखिए अंदर जा रहा है और यहां हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, ये सीएल देखिए बाहर आ रहा है और ये सीएल आप देखिए अंदर जा रहा है। तो कहने का मतलब जो कॉमन ग्रुप है, चाहे हाइड्रोजन के आधार पे बोल लें चाहे क्लोरीन के आधार पे बोल लें, ऑपोजिट साइड में रिंग के, जिसको आप डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान रहे हैं, तो इसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। बच्चों यहां देखिए, अब देखिए अगल बगल हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर देखिए इस कार्बन पे दो ग्रुप जुड़े हैं, इस कार्बन पे, मतलब रिंग सिस्टम में अगल बगल दो ग्रुप हो तब भी आप सिस ट्रांस कर सकते हैं। एटलीस्ट एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए, या दूर पे एक कार्बन छोड़ के हो, दो कार्बन छोड़ के हो, तब भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहां बच्चों देखिए, ये देखिए 6 मेंबर्ड रिंग है जिसको आप डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान लीजिए। 5 मेंबर्ड होती तो भी हो जाता, 4 मेंबर्ड होती तो भी हो जाता। यहां देखिए मिथाइल ऊपर आ रहा है और यहां भी मिथाइल ऊपर आ रहा है क्योंकि ये वेज है, वेज का मतलब प्लेन के ऊपर, और यहां देखिए हाइड्रोजन प्लेन के अंदर जा रहा है, ये भी हाइड्रोजन प्लेन के अंदर। तो सेम ग्रुप सेम साइड है, या तो बाहर है या तो अंदर है, इसको क्या बोलेंगे, सिस। यहां पर आप देखें, यहां मिथाइल प्लेन के बाहर आ रहा है और यहां मिथाइल डैश के माध्यम से प्लेन के अंदर जा रहा है, यानी सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए रिंग सिस्टम में हमने आपको समझाया। और आपको बता दें बच्चों, जो ये रिंग है उसमें फ्यूज्ड रिंग में और ब्रिज हेड पोजीशन में
कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताते हैं, ये हम अगले पार्ट में उठाएंगे जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा है, तो उसमें कई बातें हैं, सवाल बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सवाल, हम उसको आईटीजे एडवांस के आधार पर चूंकि हम लोग कर रहे हैं तो उसको भी पूरा कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमने आपको जो भी आपको आमतौर पर 95% केसेस मिलते हैं वो सारे पढ़ा रहे, 5% हम अगले पार्ट में कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स में उठाएंगे। इसके बाद जो अगला मिलता है बच्चों वो है अलीन सिस्टम। अब देखिए अलीन सिस्टम क्या होता है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल 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 इस प्रकार के एक दूसरे से सटे सटे सक्सेशन में डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये जो अलीन क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव ये जो अलीन्स होती हैं, यहां पर जो डबल बॉन्ड की संख्या है ये संख्या ऑड भी हो सकती है, ऑड यानी 1 3 5 7, इवन भी हो सकती है 2 4 6। जहां पर क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड की संख्या ऑड होगी, एक वाला तो हमने आपको एग्जांपल बता दिया जो नॉर्मल एल्कीन है, 3 5 7, वहां भी आप सिस ट्रांस दे सकते हैं या वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। अब यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ, आप यहां पर बॉन्ड को काउंट करिए, 1 2 3, ऑड हो गया। तो देखिए यहां पर क्या है, आप यहां देख सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, मिथाइल मिथाइल सेम साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस। यहां देखिए अगेन 1 2 3, अब ये इसका ट्रांस वाला देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है, मिथाइल मिथाइल भी ऑपोजिट साइड है, तो इसको हमने क्या बोला, ट्रांस। बच्चों यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमने ऑड को ही चुना है, इवन क्यों नहीं ले रहे अलीन सिस्टम में। इसका हम आपको जवाब देना चाहते हैं। इसका जवाब देखिए हम आपको दें, इसके पहले एक और एग्जांपल बताते हैं। यहां आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव 1 2 3 4 5, ये भी देखिए आप ऑड नंबर है। अगेन यहां देखिए, अब यहां पर एटलीस्ट एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए सिस ट्रांस के लिए, तो यहां देखिए बीआर के आधार पे, मिथाइल और इथाइल के आधार पे तो बोल नहीं सकते, तो बीआर के आधार पे सेम साइड में है तो सिस, और बीआर अगर ऑपोजिट साइड में है तो ट्रांस। अब बच्चों इसके पीछे लॉजिक क्या हम आपको बता रहे हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आप समझें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इस लॉजिक को हम बता रहे हैं, देखिए इसमें क्या लॉजिक छुपी है। लॉजिक बच्चों इसमें देखिए, जब भी आप ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लेते हैं अलीन सिस्टम में जहां क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होता है, तो देखिए वहां क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने ये लिया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसे करके हमने 4 ग्रुप ले लिए। ठीक है, हमने 4 ग्रुप ले लिए। मान लीजिए इसको हमने A ले लिया, इसको हमने B ले लिया, इसको हमने A ले लिया, इसको हमने B ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp2 है। ध्यान से देखिए, ये कार्बन क्या है, sp2 है, और ये कार्बन क्या है, ये sp है। बात समझिएगा, ये बीच वाला कार्बन sp। तो अब होता क्या है, अब ये जब इस प्रकार से आपने दो, यहां पर हमने 2 लिया है, हम इसको 3 लेके दिखा, पहले हम चलिए 2 ही ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको 3 दिखा देंगे। 2 में नहीं बैठेगा, 3 में बैठेगा। 2 में क्यों नहीं बैठेगा इसको समझा देते हैं, फिर 3 बता देंगे। तो पहले हम यहां पर इवन वाला केस ले रहे हैं। ठीक है, हमने 2 उठा लिया, 2 ही समझा देते हैं। अब देखिए होता क्या है बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन ने 2 सिग्मा बनाया है, एक सिग्मा यहां बनाया है, एक सिग्मा यहां, और इसने इस sp हाइब्रिडाइजेशन में एक p का इस्तेमाल कर लिया, 2 p इसके पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए बच गए। तो मान लीजिए ये वाला जो p इसने इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल कर लिया, मान लीजिए pz, तो इसके पास क्या बचा, px बचा और py। तो कहने का मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, मान लीजिए इसने px का इस्तेमाल किया, और ये जो पाई बॉन्ड है फिर किसका इस्तेमाल करेगा, py का इस्तेमाल करेगा। तो आप बात समझें, जो बीच वाला कार्बन था वो sp हाइब्रिडाइज था, उसमें जो p लिया, मान लीजिए pz ले लिया, तो इसके बाद 2 जो p बचे, px और py, उनसे वो पाई बनाएगा, और px और py एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अब आप बात समझें कि अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उससे जो, अब यहां पर मान लीजिए px, इससे जो 2 ग्रुप, अब ये कार्बन से देखिएगा, ये जो कार्बन है वो sp2 है, तो जो px वाला ऑर्बिटल आप इस्तेमाल करेंगे पाई बनाने के लिए, उसके परपेंडिकुलर इसका प्लेन होगा,
और यहां पे पीवाई के परपेंडिकुलर इसका होगा। तो लॉजिकली आप सोचें तो ये ए और बी अगर प्लेन ऑफ पेपर में है, क्योंकि पीएक्स आप यूज कर रहे हैं, तो जब आप पीवाई यूज करेंगे तो ये ए और बी एक प्लेन के ऊपर होगा ए और एक बी नीचे होगा। मतलब कहने का यहां पर एक, अगर हम यहां पर बना रहे हैं, देखिए इसको आप ऐसे देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार होगा। यहां पर ए और बी को अगर प्लेन में रखे हैं तो यहां पर ए के प्लेन के ऊपर आ जाएगा और ये बी नीचे। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जो ऑर्बिटल यूज किए वो px यूज किए हैं और यहां पर जो यूज किए वो py यूज किए, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो ग्रुप्स हो जाएंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जबकि सिस ट्रांस देने के लिए जो 4 ग्रुप होने चाहिए सेम प्लेन में होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि जब भी आप इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सक्सेशन मिलेंगे तो यही केस होगा कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाले कार्बन में एक px होगा, एक py होगा। लेकिन जब आप ऑड नंबर लेंगे तो एक्सट्रीम वाले केस है, एक्सट्रीम जो कार्बन है उसमें अगर इधर px है तो इधर भी px होगा, इधर py है तो इधर भी py ही होगा। आप देखिए उसका हम आपको उदाहरण ले रहे हैं। अब देखिए, अब हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। अब यहां पर हम ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ले रहे हैं। ये आपने ले लिया, ऐसे ऐसे, अब 3 हमने ले लिया। अब हम यहां पर अपने ग्रुप्स को बना रहे हैं, ए बी ए बी। अब देखिए ये भी sp हो गया, ये भी sp हो गया। ध्यान से देखें, अब यहां पर क्या हुआ कि इसने 2 p अपना बचाया हुआ है, तो वो p मान लीजिए क्या है, px है, py है। यहां पर इसने भी अपना 2p बचाया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर क्या हुआ, इसने अगर pz अपना यूज कर लिया तो ये z एक्सिस हो गई, ये देखिए z एक्सिस हो गई, इसको आप z एक्सिस मान लीजिए। यहां px और py बचा हुआ है, तो मान लीजिए इसने अपना px यहां यूज कर लिया, py यहां यूज कर लिया। ध्यान से देखें, अब इस sp ने 2p बचाया, px py, इसने अपना जो py है वो यहां यूज कर लिया, देखिए यहां यूज कर लिया, तो ये क्या होगा, ये हो गया px। तो अब आप समझें कि इस वाले कार्बन ने अगर अपना py यहां यूज किया तो ये भी अपना py यूज करेगा, तभी वहां पर साइडवेज ओवरलैप होगा। और यहां पर इसका px बचा, इस वाले कार्बन का भी px py बचा था, py यहां इस्तेमाल कर लिया तो क्या बचेगा, px। तो देखिए अगर ये px है तो ये भी px है, और अगर ये py होता है तो वो भी py होता है। यानी ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप हमेशा सेम प्लेन में होंगे। और हमेशा जब भी ऑड नंबर ऑफ ऐसे डबल बॉन्ड होंगे तो हमेशा ये चारों ग्रुप सेम प्लेन में होंगे। तो सेम जो ग्रुप एक साइड होंगे उनको सिस बोलेंगे, ऑपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस बोलेंगे। तो बच्चों ये था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हमने सिस ट्रांस समझाया। आज के लेक्चर में हमने सिस ट्रांस समझाया है आपको ज्योमेट्रिकल में। इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम आपको E और Z का सिन और एंटी जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का पार्ट है उसको समझाएंगे। फिर जो एक पार्ट आएगा उसमें हम लोग फ्यूज्ड रिंग सिस्टम्स लेंगे, ब्रिज हेड पोजीशंस लेंगे, जहां पर बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का जो सिस और ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का केस बनता है, उन सबको डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट्स में। तो आप इसी प्रकार से हमारे सारे वीडियोस को मन लगाकर देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। एक एक बारीकी, एक एक फंडामेंटल सरल भाषा में आपके सामने हम रखते जाएंगे और इसी प्रकार से हम लोग पढ़ाई करेंगे। इस बीच आप सभी अपना विशेष ख्याल रखेंगे इस समस्या भरी घड़ी में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।